सो माय डियर स्टूडेंट, जून 2025 का कंपाइलेशन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द हिंदू और पीआईबी का कंपाइलेशन, ठीक है, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे हमारे। एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी चीज, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा पर्सनैलिटी राइट से। किससे रिलेटेड है हमारा फर्स्ट आर्टिकल? हमारा है पर्सनैलिटी राइट से, ठीक है। आवाज सबको आ रही होगी, ठीक है, हमें भी आ रही है। न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में बेसिकली है हमारे ये जो जग्गी वासुदेव जी हैं, सदगुरु जी जिन्हें इस नाम से हम जानते हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर थोड़ा सा जो है केस वगैरह करा, क्योंकि उनकी जो इमेज है, उनकी जो आवाज़ है, उसका यूज़ करके जो है अदर लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा रहे थे। मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका मिसयूज़ कर रहे थे एआई का यूज़ करके। जैसे आप देखते भी हैं कि टीवी वगैरह के ऐड पे सचिन तेंदुलकर के जो मिमिक्री वाले होते हैं वो उनका यूज़ करते हैं। तो वैसे टाइप के जो राइट्स होते हैं वो पर्सनैलिटी राइट्स होते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिए हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट ने बेसिकली जो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करा है। जैसे आवाज़, किसी इंडिविजुअल की आवाज़ जो है उसके पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स में आती है, पर्सनैलिटी राइट में आती है। वैसे ही उसका नाम, उसका सिग्नेचर, उसकी इमेज या वैसा दिखना, जैसे अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट्स होते हैं, तो वो चीज़ वियोलेट करती है हमारे पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स या राइट को। वोकल एट्रीब्यूट्स हो गए, आर्टिकुलेशन हो गए, लुक हो गया, अटायर हो गए, ये सारी चीज़ें मतलब अपीयरेंस से रिलेटेड या इंडिविजुअल से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं वो सारा पर्सनैलिटी रिलेटेड राइट्स में आता है। और ये ज़्यादा चीज़ जो है उनके लिए है जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि उनकी इमेज, क्योंकि वो क्या है, सोशल इन्फ्लुएंसर है काइंड ऑफ। So, उनकी इमेज का यूज करके जो है मिसयूज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कोर्ट का नाम याद रखना है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग पर्सनैलिटी एंड पब्लिसिटी राइट ऑफ ये जो वासुदेव जग्गी जी हैं उनका, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए बस यही जानना जरूरी है कि जो हमारे पर्सनैलिटी राइट्स होते हैं ये हमारे ब्रॉडर अगर देखें तो राइट टू प्राइवेसी या प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। ये सारे इन चीज को थोड़ा सा याद रखना। अगर क्वेश्चन कभी आता है तो सिंपल चीज यहाँ से आएगा, इस पर्टिकुलर अगर किसी चीज से आता है तो पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में पूछा जाएगा या फिर ब्रॉडर ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है हमारा राइट टू प्राइवेसी का। राइट टू प्राइवेसी का अगर नाम याद आता है तो आर्टिकल 21 को याद रखना, क्योंकि पुत्ता स्वामी जजमेंट, पुत्ता स्वामी जजमेंट के अंदर कोर्ट ने ये बोला था कि जो हमारा प्राइवेसी है ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो अब प्राइवेसी के अंदर आता, प्राइवेसी के अंदर हमारा ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हाई कोर्ट ने बोला ये वाला भी राइट हमारा क्या है, ये वाला राइट है, ठीक है। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में आता है, पार्ट 3 राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी, वो वाला राइट टू लाइफ इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज को याद रखना, बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं याद रखने वाला, बस थोड़ा सा इश्यू था, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था तो इसलिए हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। किसका केस था? वासुदेव जग्गी जी का, या सदगुरु जी जिन्हें जानते हैं उनका केस था, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लद्दाख रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। सेंटर ने अभी क्या करा है कि लद्दाखियों की काफी टाइम से डिमांड थी, आपने देखा भी होगा, वो जो वांगचुक जी थे वो दिल्ली आके प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और बहुत सारे वीडियो भी बनाते रहते थे यूट्यूब वगैरह पे, तो वो कुछ राइट से रिलेटेड बातें कर रहे थे, तो वो राइट जो है यहाँ पे दे दिया गया है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। पहले तो राइट्स देखेंगे, जोग्राफिकली जो है लद्दाख का वो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ से आएगा, ठीक है, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा न्यूज से, नहीं तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है। ऐसे ही करते हैं एग्जाम वाले, ठीक है। देख लेते हैं हुआ क्या है। सेंटर मतलब यूनियन जो गवर्नमेंट है उसने एक नई पॉलिसी लेके आई है, इंट्रोड्यूस करी है लद्दाखियों के लिए। बेसिकली इसके अंदर रिजर्वेशन वगैरह उसी चीज से रिलेटेड ये डिमांड उठा रहे थे। तो इसके अंदर क्या रिकॉग्नाइज करा है, इस पॉलिसी के अंदर क्या चीज है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखने वाली है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में 85%, ठीक है। 85% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में लद्दाखियों को। 10% इसमें से ईडब्ल्यू रिजर्वेशन भी है, ठीक है। तो टोटल मिला के 95% हो गया और हाईएस्ट है वन ऑफ द इंडिया में, ठीक है। एक तो ये हो गया रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू था, 85% रिजर्वेशन दे दिया अंडर दिस पॉलिसी किसको, लद्दाखियों को, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिसाइल से रिलेटेड है कि जो नॉन लद्दाखी है उसको अगर डोमिसाइल लेना है लद्दाख का, तो क्राइटेरिया क्या है, 15 साल जो है वहां पे रहना पड़ेगा, लद्दाख के अंदर 15 साल रहना पड़ेगा, देन या कह लीजिए देर आफ्टर ही विल बी लाइक एलिजिबल फॉर इशूइंग डोमिसाइल, ठीक है। तो एलिजिबल हो जाएगा डोमिसाइल के लिए कि अब उसे मिल सकता है।
वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए 33% सीट जो है हिल काउंसिल में मिलेगी। वुमेन्स का सारा 33% पे ही जो है स्टॉप कर दिया जाता है, तो इसको 50% कहीं आ जाए तो थोड़ा सा याद रखना कि वो गलत ही होगा मोर और लेस, ठीक है। रोटेशन बेसिस पे रिजर्वेशन। एक चीज़ और, लद्दाख के अंदर 5 जो है ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ये थोड़ा सा याद रखना। इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, भोती, पुर्गी और उर्दू को भी रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको लद्दाख के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो अब जो भी आता है यूनियन लेवल पे है तो डेफिनेटली जो प्रेसिडेंट है वही निकालेगी, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने ही नोटिफाई करा है अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। किसने करा है? प्रेसिडेंट ने। सिंपल चीज इतना बस, इसके अलावा कोई चीज यहाँ पे और याद रखने वाली नहीं है, ठीक है। ये हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 5। इसके अंदर उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश में भूती, और ये जो हमारी पुर्गी थी, ठीक है, ये पुर्गी ये भी है, ठीक है। इसके बाद अगर लद्दाख को अगर हम जियोग्राफिकली देखें, क्योंकि ये तो हमारी पॉलिसी थी, ठीक है, जो हमारे सेंटर ने जो है नोटिफाई कर दी है। अब यहाँ पे जियोग्राफिकली देखें, जियोग्राफिकली देखें तो यहाँ पे लद्दाख को आपको ऐसे देखना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा नॉर्थ साइड। नॉर्थ में क्या आता है? हमारे नॉर्थ में आता है हमारे जियांग प्रोविंस, ठीक है, चाइना का। साउथ में क्या आता है? साउथ में आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। साउथ में क्या आता है हमारा? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे ईस्ट में क्या आता है? यहाँ पे आता है तिब्बत। ईस्ट में तिब्बत। और यहाँ पे कौन आएगा बताओ? जम्मू एंड कश्मीर, पीओके आता है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आता है। अब ज्योग्राफिकली और देखें तो हमारे यहाँ पे माउंटेन एरिया है, डेफिनेटली सभी को पता होगा। यहाँ पे मैं पिक्चर लेके आता हूँ एक, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये है यहाँ पे हमारा ट्रांस हिमालय, इसकी पिक्चर लेके आते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया जैसे, हाँ ये सही है वैसे, पिक्चर से भी अच्छे मिलते तो ज़्यादा था, लेकिन ये ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो इसको भी इसी से काम चला लेंगे। तो ये जो हमारी पिक्चर है ये हमें कुछ और चीज़ों के बारे में बताएगी, क्योंकि कभी कभी ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें लगते हैं कि कहाँ से आ गए, लेकिन उनका जो ओरिजिन होता है वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा रीजन होता है? लद्दाख वाला ट्रांस हिमालयन रीजन, ठीक है। ट्रांस हिमालयन रीजन में हमें यहाँ पे पता है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या है? रेंजेस हैं, ठीक है, जैसे काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजिंग, जास्कर रेंजिंग। फिर यहाँ पे नीचे जो है ये पासेस भी आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे ये हमारा सबसे नीचे वाला शिवालिक रेंज है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखना कि लद्दाख में सबसे ऊपर है क्या? काराकोरम, ठीक है। कौन सी है? काराकोरम, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे फिर आएगी क्या? लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। फिर और नीचे आओगे कौन सी आएगी? जास्कर रेंज, ठीक है। और नीचे आओगे कौन सी आएगी? पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो ये तीनों ऊपर वाली जो है ये लद्दाख एरिया में आती है, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे पासेस भी हैं, पासेस भी हैं, तो कुछ लद्दाख के जो पासेस है वो याद रखना, क्योंकि कभी पूछ लेता है, पासेस ऑप्शन दे देता है, तो आपको पता होगा कि ये वाला लद्दाख के अंदर पास है तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता, तो वहां पे कभी कभी इलेमिनेट करने में मदद मिल जाती है। जैसे खर दुंगला, दुंगला कौन सा पास? खर दुंगला पास कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। वैसे ही चांगला पास कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। ये जोजिला पास और एक फोटू पास, ठीक है, फोटुल्ला। ये सारे पासेज है कहाँ पे है? हमारे लद्दाख एरिया के अंदर ही है। बस इतना थोड़ा सा याद रखना, बाकी पॉलिसीज के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा V205। देखो कभी चोट वोट लगती होगी, सबने देखा होगा कि जैसे चोट लगती है वैसे ही क्या होता है, थोड़ा सा कुछ लिक्विड लिक्विड आता है, उसके बाद जो है वहाँ पे पपड़ी सी जम जाती है, ठीक है, उसे ही कहते हैं ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। अब ये ज़रूरी भी होती है, हमें जो है वो जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए क्लोटिंग ज़रूरी होती है, लेकिन कभी कभी एक्सेस क्लोटिंग होने लग जाती है ओवर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्चर ने एक जो नोवल नैनोजाइम डेवलप किया है जिससे एक्सेस क्लोटिंग को जो है रोक सकते हैं, और उसी का नाम क्या है? V205। समझ आ गया होगा क्या चीज़ है V205? एक्सेस क्लोटिंग को रोकने के लिए ये जो बेंगलुरु वाला है IISc, इसने डेवलप किया है
एक नैनो एंजाइम, आर्टिफिशियल मेटल बेस्ड नैनो एंजाइम, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है V2O5। ठीक है, बस यही न्यूज़ है और कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। ये बस V2O5 का थोड़ा सा नाम याद रखना, कभी कभी ऐसी चीज़ को भी दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे है, और हमने देखा भी है प्रीवियस ईयर के अंदर दे भी रखा था। अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा सेंसस। वैसे तो टाइमली होता नहीं है, होना था 2021 के अंदर, और अभी कोरोना की वजह से जो है उसको डिले कर दिया गया, और अब 2025 आ गया है। अब 2027 के अंदर करने की यहाँ पे बात हो रही है सेंसस को। ठीक है, अब 2 फेज में किया जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सेंसस किस लिए किया जाए, जनगणना जिसे कहते हैं। बेसिकली ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि हमारे यहाँ पे कितने मेल है, कितने फीमेल है, किसकी कितनी एज है, किसका इकोनॉमिक स्टेटस कहता है, टोटल ओवरऑल जो हमारी चीज़ें हैं उसके लिए। अब ये जो सेंसस है 2 फेज में होता है। ये जो 2027 का सेंसस 2 फेज में होगा। फेज 1 में हाउस लिस्टिंग होगी, फेज 2 के अंदर पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग कास्ट एनुमरेशन। ठीक है, ये 2 फेज हो गए, हाउस लिस्टिंग और पीपल वाला। अब ये जो हमारा 2027 का सेंसस है, ये ऐसा पहला सेंसस है जो डिजिटली किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा पहला सेंसस है आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो जिसमें कास्ट एनुमरेशन भी किया जाएगा, मतलब कास्ट को भी जो है उसमें मापा जाएगा कि भाई कौन सी कास्ट का कितना लोग है। ठीक है, स्पेशल रेफरेंस डेट है अलग अलग, जो हमारे ये एरिया, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पहाड़ी इलाके। ठीक है, बर्फ पड़ती है ना क्योंकि, तो ये हो गए हमारे सेंसस। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा सेंसस है इसके साथ एक चीज और अटैच है, डीलिमिटेशन। ये डीलिमिटेशन का इशू भी जो है सुर्खियों में था, न्यूज में था। काफी सारी चीजें लास्ट ईयर या फिर कह लीजिए कि इसी ईयर में काफी सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड आई थी, तो डीलिमिटेशन को भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो कहा ऐसे जा रहा है कि फर्स्ट सेंसस होगा आफ्टर 2026, या कह लीजिए कि फर्स्ट सेंसस ऐसा होगा 2026 में, क्योंकि डीलिमिटेशन जो है उसको दोबारा से हमें जो है रिवाइंड करना है। ठीक है, तो ये पहला ऐसा सेंसस होगा 2027 वाला इस 2026 के बाद, तो इसका जो डेटा है डीलिमिटेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब कई बच्चों को पता नहीं होगा डीलिमिटेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन डीलिमिटेशन से पहले हम सेंसस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। सेंसस जो है ऐसे ही नहीं है कि हवा में कोई भी करवा देता है, इसके पीछे लीगल बेसिस है। लीगल बेसिस क्या है हमारा, सेंसस बेस एक्ट 1948। ठीक है, और उसी के बेस पे रूल है 1990 का। सेंसस जो है या कह लीजिए पॉपुलेशन जो काउंट है, वो ऐसा नहीं है तमिलनाडु का मन करा तो उसने करवा दिया, ये सिर्फ स्टेट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर इसका जिक्र है, यूनियन लिस्ट की एंट्री 69। अब किसी को नहीं पता होगा तो पता होना चाहिए कि 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती है। जैसे हमारी हो गई यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स होते हैं या जो एंट्री होती है उसमें सिर्फ जो सेंटर होती है वही रूल बना सकती है। जैसे हमारा ये पॉपुलेशन सेंसस हो गया। और होता है इसमें स्टेट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट होता है जिसपे सिर्फ स्टेट रूल बना सकती है। एक होता है कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों बना सकते हैं लेकिन सेंटर की चलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 चीज होती है 7th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। सेंसस के बारे में हर 10 साल में किया जाता है, लेकिन इस बार जो है कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया। ह्यूमन रिसोर्सेज पूरा मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो मेजर किया जाता है ताकि जो है हम अपनी पॉलिसी को फॉर्म कर सके बेस्ड ऑन अवर पॉपुलेशन। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ही लेट्स से सपोज करो कि अभी 2010 का सेंसस चल रहा है, 10 के सेंसस का डेटा हम यूज कर रहे हैं। 2010 में क्या था, आज 15 साल हो चुके हैं, इसमें 2025 के अंदर अब पॉपुलेशन जो है एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है और टोपोग्राफी एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है, लेकिन हम 2010 का डेटा यूज करे जा रहे हैं। तो इसीलिए सेंसस को कराना जरूरी है हर 10 साल में। फर्स्ट जो नॉन साइक्रोनस सेंसस हुआ था वो हुआ था 1972 में, और साइक्रोनस जो हुआ था वो हुआ था 1881 में। ठीक है, सिस्टमैटिकली और नॉन सिस्टमैटिकली। ठीक है, ये है किसने करवाया था, जो सिस्टमैटिकली कराया था वो प्लॉडेन ने करवाया था, WC प्लॉडेन। कब करवाया था 1881 में। ठीक है, और जो नॉन करवाया था वो कराया था 1872 में। समझ आ गया। और ये कौन सा है, पहला ऐसा है जो डिजिटली हो रहा है। यूनियन एंट्री कौन सी है, 69 7th शेड्यूल के अंदर आता है। अब चलो थोड़ा सा आ जाते हैं, करवाता कौन है। हमने लास्ट जो हमारा डेली ये था, लास्ट जो हमने कंपाइलेशन देखा था, कंपाइलेशन में हमने देख लिया था कि RGI करवाता है। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करवाता है, और इसके पास 4 काम होते हैं जो करवाता है, उसमें से एक सेंसस भी है। तो ये हमारा रजिस्ट्रार जनरल, और इसके लिए एक सेंसस कमीशन करवाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अमित शाह वाली मिनिस्ट्री।
होम अफेयर के अंदर, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक जो हमने और देखा था, जो हमारा आरजीआई करवाता था, वो क्या था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, याद है लास्ट, अभी देखा होगा आपने, इसी में तो देखा था हमने लास्ट, ये चल रहा है जून का, जून से पहले मई वाले में देखा था ये एक एसआरएस करके स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट निकली थी ना, उसके अंदर देखा था हमने ये वाला। तो ये जो हमारा पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये पॉपुलेशन रजिस्टर बेसिकली रेजिडेंस के लिए होता है कि हमारी इंडिया में कौन कौन रह रहा है। इसके अंदर फॉरेनर्स को भी काउंट किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा पॉपुलेशन रजिस्टर है इसके अंदर फॉरेनर्स को भी काउंट किया जाता है। कंडीशन क्या है सॉरी, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 6 महीने से ज्यादा वो जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा हो। तो जो यूजुअल रेजिडेंट होता है, और यूजुअल रेजिडेंट कौन होता है, जो 6 महीने से ज्यादा एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है, उसको जो है काउंट कर लिया जाता है। तो मतलब सिंपल है, क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही बनता है कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, क्या उसमें सिर्फ जो है इंडियंस होते हैं या फिर नॉन इंडियन भी होते हैं। तो यहाँ पे फॉरेनर्स को भी काउंट किया जाता है। फॉरेनर्स इसीलिए डर रहे हैं कि यार ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आएगा, हमें काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा डेटा है जिसमें सिर्फ इंडियंस को काउंट करते हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इसको इसलिए हमेशा अपोज करते हैं, ठीक है। सेंसस के अंदर नॉन फॉरेनर वाला का डेटा नहीं आता, इसका थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब डिलिमिटेशन पे आ जाते हैं। देखो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, आप वोट देने जाते हैं ना, आपकी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी होती है, तो एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी के अंदर मोरलेस, हर एक कंसिस्टेंसी के अंदर मोरलेस सिमिलर जो है वोटर्स होते हैं। तो इतनी बड़ी ही वो कंसिस्टेंसी बनाई जाती है ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे लेट से मान लीजिए यहाँ पे जो है 10 लाख लोग हैं और यहाँ पे 20 लाख लोग हैं। अब 20 लाख लोगों के ऊपर जो है एक जो है वो है कंसिस्टेंसी है, मतलब एक जो है हमारा एमएलए एमपी रहेगा। वैसे ही 10,000 के ऊपर एक या एमएलए एमपी रहेगा। तो ये जो है इसको हर बार पॉपुलेशन हर डेकेड के अंदर जो है इसको रिवाइज किया जाता है ताकि ये सारी चीज जो है ये इक्वालिटी रहे एक कंसिस्टेंसीज के बीच में, ठीक है, स्टेट्स के अंदर। तो वो कंसिस्टेंसी की जो बाउंड्री है उसको रीड्रॉ करने का नाम, उसे ही हम कहते हैं डीलिमिटेशन, ठीक है। इसका जो बेस है डीलिमिटेशन का, ये क्या है, डीलिमिटेशन। इसका जो बेस है डीलिमिटेशन का वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्टिकल हमारा 82 एंड 170 इसके अंदर दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है, आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 के अंदर दे रखा है। इसी के अंदर जो है हमें डीलिमिटेशन कमीशन जो है फॉर्म करना होता है, ठीक है। करता कौन है, डेफिनेटली हमारी प्रेसिडेंट ही करेंगी। कौन करता है डीलिमिटेशन कमीशन का फॉर्म, हमारी प्रेसिडेंट करेगी। और फिर जो है इसको हेड करता है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, इसको हेड करता है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। ये सारी चीजें रहती हैं। अब ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, ये 1952 में आया था, उसके बाद ये आया था 63 के अंदर, 1960 हर डेकेड में ही आता है बेसिकली। उसके बाद 1972 में आया था, फिर 2000 के अंदर ये सीज कर दिया गया कि भाई अब जो है 2026 के अंदर टोटल जो है ये डीलिमिटेशन कमीशन को जो है फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि ये सारी जो बड़ी बाउंड्री होती थी इससे इशू क्रिएट होता था, ठीक है। तो अब 84th अमेंडमेंट था, ये कौन सा अमेंडमेंट था, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये डिसाइड किया गया कि ये जो रीड्रॉइंग वाला बाउंड्री है जो हर 10 साल में किया जा रहा है, इसको अब सीधा 2026 तक करेंगे। तो ये जो फ्रीज चल रहा था मामला 2026 तक, अब 2026 आने वाला है। अब इस पूरे पर्टिकुलर इसको बाउंड्री को रीड्रॉइंग किया जाएगा। अभी तक कौन सी पॉपुलेशन, कौन सी सेंसस का पॉपुलेशन यूज किया जा रहा है डीलिमिटेशन के अंदर, 1971 का, ठीक है। ये सारी चीजें डीलिमिटेशन के अंदर, ये थोड़ा सा इशू चल रहा था इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो होगा, अब नई सेंसस होगी और इसी का शायद डेटा जो है वो यूज किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंसस डीलिमिटेशन कमीशन, और हमारा फर्स्ट सेंसस है डिजिटली किया जा रहा है, ठीक है। पीआईबी में आया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चले, 4 जून का है ये। नेक्स्ट है हमारा चेनाब ब्रिज। नेक्स्ट क्या है हमारा, चेनाब ब्रिज। अब देखो चेनाब पे जो है, चेनाब रिवर पे हमारे मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया है उस ब्रिज का, तो काफी अच्छी बात है। ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनेगा, ये कह लिया आर्क ब्रिज या फिर
एनजी ब्रिज बनेगा, इंडिया का वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज और एनजी ब्रिज बनेगा। और इंडिया का फर्स्ट ऐसा है जो केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। इंडिया का पहला जो है ये केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। जैसे ये सिग्नेचर ब्रिज है, ये भी केबल स्टेड है, वैसे ही ये इंडिया का फर्स्ट रेलवे ब्रिज ऐसा बनेगा जिसके नीचे पिलर नहीं होंगे, पूरा केबल पे टिका रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा चेनाब ब्रिज। हमारे मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब वर्ल्ड का जो है सबसे टॉलेस्ट जो है हमारे यहाँ पे बनेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें भी देख लें। वर्ल्ड टॉलेस्ट हो गया, लोकेशन हमें पता ही है जम्मू एंड कश्मीर में बनेगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। इनॉग्रेट किसने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। पार्ट है किसका, ये है उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक का। किसका पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी कश्मीर वैली को मिलेगी अंडर दिस ब्रिज। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब ये हो गया हमारा वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज के ऊपर, चेनाब रिवर के ऊपर। अब ये पीआईबी का, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कश्मीर वैली को कनेक्ट करेगा रेस्ट ऑफ द नेशन। ये है हमारा चेनाब ब्रिज, देख रहे हो पूरा एक्सपांशन के ऊपर बना हुआ है। कितना मीटर लंबा है, 1315 मीटर लंबा है। आईबी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना। चेनाब ब्रिज कितना, वर्ल्ड हाईएस्ट, ये सारा चीज तो याद रहेगा कि वर्ल्ड जो है हाईएस्ट है। पहले इंडिया का पहला ऐसा है जो कि केबल के पे लटका पड़ा है, उसके नीचे पिलर विलर नहीं है, रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये सारी चीज याद रहेगी। याद जो नहीं रहेगी वो क्या, कितने मीटर लंबा है, 1315। ठीक है, 1315 मीटर लंबा है। और जो है ये लंबा, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग कितना है 1315। हाईएस्ट कितना है 359 हाईएस्ट कितना है 359। और एफिड टावर से भी बड़ा है ये। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रखा है वो सॉफ्टवेयर यूज होकर है टकीला, वैसे टेकला है लेकिन टकीला से ज़्यादा याद रहेगा। टकीला सॉफ्टवेयर यूज हो रखा है इसको, इसका आर्क वगैरह सब चीज़ डिज़ाइन करने के लिए। बाकी ये सुटेबल तो है ही टेम्परेचर से -10 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा याद रखना। और ब्रिज की लाइफ लाइन कितनी है, 120 साल तक कहीं नहीं जाने वाला ये ब्रिज, यहीं रहेगा। ठीक है, चेनाब ब्रिज समझ आ गया। कितना लंबा, 1315, 359। ये जो है हाइट है इसकी, कौन सा सॉफ्टवेयर, टकीला सॉफ्टवेयर यूज कर रखा है। टेम्परेचर 10 से 40 के बीच में, मतलब 50 डिग्री का गैप है पूरा। ठीक है, ये हो गया हमारा चेनाब ब्रिज। कौन से रेल लिंक का प्रोजेक्ट का पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स कार्ड, फ्लिपकार्ट नहीं, इंडेक्स कार्ड। ठीक है, इंडेक्स कार्ड क्या है, देखो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा जो है सवालों के घेरे में जो है घिरी रहती है। आवाज़ तो आ रही है, ठीक है। अब हमने इलेक्शन कमीशन का ईसीआई नेट तो देख लिया था लास्ट वाले में, एक चीज़ और लेके आई है ट्रांसपेरेंसी के लिए, इंडेक्स कार्ड। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, थोड़ा सा ये भी याद रखना, श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और बाकी जो दो रह गए वो है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। इनके नाम थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये चर्चा के अंदर है, तो कभी नाम ही पूछ ले तो वो नहीं होना चाहिए ना। अब ये जो इंडेक्स कार्ड है क्या चीज़ है, देखो वैसे ही इस पे इतने सवालात वगैरह सब लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा पोस्ट इलेक्शन डेटा प्रोवाइड कराने के लिए सिस्टमेटिकली, ठीक है, पोस्ट इलेक्शन डेटा प्रोवाइड कराने के लिए ये जो इंडेक्स कार्ड है ये हेल्प करेगा। क्या होगा, ये हर एक कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे जो इलेक्शन डेटा है उसको रिकॉर्ड करेगा और एक कॉम्प्रहेंसिव स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को जनरेट करेगा ताकि लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर उसको दिखाया जा सके। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स कार्ड है कोई इसके पीछे लीगल बेसिस नहीं है, नॉन स्टैट्यूटोरी है। पोस्ट इलेक्शन स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में डेटा को देने के लिए ये यूज किया जाता है। तो इंडेक्स कार्ड का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। क्या करता है, इलेक्शन होने तो पहले, इलेक्शन होने के बाद एक जो है कॉम्प्रहेंसिव स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है ये निकालता है सिस्टमैटिक तरीके से। कोई इसके पीछे एक्ट वगैरह है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है इसके पीछे एक्ट। ठीक है, बस इतना ही है। लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर, ऐसा नहीं है सिर्फ लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो है जनरल वैसे इलेक्शन नहीं होते। ये हो गया हमारा इंडेक्स कार्ड। ठीक है, पीआईबी में आ रखा था, अच्छा है काफ़ी इंडेक्स कार्ड, रिलायबिलिटी बढ़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पांड्या पीरियड।
अब देखो यहाँ पे जो है मैलूर के अंदर, कहाँ पे, मैलूर के अंदर जो है एक 800 साल पुराना शिवा टेम्पल जो है पाया गया है। 800 साल पहले उसी जगह पे पांड्या पीरियड चल रहा था, तो अब ये यहाँ पे पाया गया, तो इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, पांड्या पीरियड को और इस शिवा टेम्पल को, ठीक है। सारी चीज़ें मोरलेस 800 साल पुराना शिवा टेम्पल कहाँ पाया गया है? मैलूर, मैलूर या मदुरई डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। विलेज है उदमपट्टी, सापड़िया, तमिलेवा, तमिंगेवा, थोड़े तमिल वर्ड है, ठीक है। 800 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल, पांड्या पीरियड से रिलेटेड है। कहाँ पे पाया गया है? तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट, मेल्लूर तालुका पे, ठीक है। ये चीज ऐसे ही है। लॉर्ड शिवा का है, शिवा टेम्पल है। तो किस राइन का था? ये था महावर्मन सुंदर पांड्या राइन का, मतलब उनके टाइम का था। मारावर्मन सुंदर पांड्या के टाइम का था। इसके अंदर किसके बिहाफ पे बता रखा है? शिल्पा शास्त्रम और इंस्क्रिप्शन के बेस पे बता रखा है कि ये जो शिवा टेम्पल पाया गया है ये किस पीरियड का है? पांड्या पीरियड का। पांड्या पीरियड नहीं, महावर्मन सुंदरम के पीरियड का। और इसके अंदर एक और उदमपट्टी में इसे थेना वानीश्वरम के नाम से जाना जाता है। थेना वानीश्वरम बेसिकली जो पांड्या किंग थे वो टाइटल यूज करते थे, तो इसीलिए इस लॉर्ड ये शिवा का टेम्पल है, ये पाया गया कि भाई ये किस पीरियड का है? ये हमारे पांड्या पीरियड का है, ठीक है। अब पांड्या पीरियड का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। मुवेंद्रास, मुवेंद्रास मतलब 3 चीफ को बेसिकली मुवेंद्रास कहा जाता है। वो 3 चीफ थे, चुगलास, चेराज और पांड्यास, ठीक है। और पल्लवा को मिला के ये पूरा जो है 4 ग्रेट किंगडम में कन्वर्ट हो जाता है, जो तमिलाकम किंगडम में बोले जाते हैं। मतलब तमिल में टोटली 4 ही किंगडम थे, जिसमें से चोलास था, चेलास था, पांड्यास था और पालवास था, ठीक है। और वहाँ पे जो ग्रुप्स रहते हैं उनके नाम भी ऐसे ही कुछ रहते हैं। ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत बस ये है कि जो तमिल के किंगडम्स थे उसके नॉर्थ साउथ में क्या रिवर थी, इससे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है टोटली, ठीक है। नहीं तो पूरा हिस्ट्री का लेक्चर यहाँ पे चालू हो जाएगा। नॉर्थ में रिवर वेल्लर थी, साउथ में इंडियन ओशियन है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो याद कर क्या करना है? रिवर वेल्लर का, ठीक है। इसके अलावा कुछ जानने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी चीज़ कंफ्यूजिंग है। बस ये याद रखना कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मदुरई डिस्ट्रिक्ट के मैलूर तालुका में ये जो टेम्पल है पाया गया। क्योंकि न्यूज़पेपर के ही अंदर, क्योंकि जो हमने प्रीवियस ईयर के एनालाइज करे थे, दैट वी हैव फाउंड कि जो न्यूज़पेपर है उसी के अंदर जो लास्ट यहाँ पे नाम रहता है उसी नाम से वो है क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। मैलूर से पाया गया शिवा टेम्पल, ठीक है। कौन सा टेम्पल, कौन से भगवान का टेम्पल है? शिवा टेम्पल है, पांड्या पीरियड का। बस ये जरूर याद रख लेना, बाकी भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। ये इंडियन आर्मी की जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मंगोलिया के साथ, ठीक है। इंडियन आर्मी की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मंगोलिया के साथ, ठीक है। 7th एडिशन कराया गया इस एक्सरसाइज का, नोमैडिक एलिफेंट। 7th एडिशन कराया गया इस एक्सरसाइज का, नोमैडिक एलिफेंट। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मई से जून तक चली है, इसलिए जून की मैगजीन में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये यूएन के मैंडेट के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर इंडिया भी है, मंगोलिया भी है। तो कैसे ये कोलैबोरेटली जो है यूएन पीस कीपिंग के जो मिशंस होते हैं उनमें करेगी काम, इसके लिए ये एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट चलाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में है, हर साल होता है। लास्ट ईयर कहाँ हुआ था? हमारे मेघालय में हुआ था, उमरोई मेघालय में लास्ट साल हुआ था। इस साल कहाँ हुआ है? इस साल हमारा ये वहीं पे हुआ है, मंगोलिया में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मंगोलिया के। इंडियन आर्मी कैन डिपार्टेड टुडे ऑन 4/17 इंडिया मंगोलिया जॉइंट एक्सरसाइज शेड्यूल टू बी उलान बतौर, मंगोलिया में, ठीक है। कहाँ पे कंडक्ट हुआ इस साल? मंगोलिया के उलान बतार में, ठीक है। और लास्ट ईयर कहाँ हुआ था? हमारे मेघालय में, उमरोई मेघालय में, ठीक है। बस ये 2 चीज़ याद रखना। और ये है क्या? एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज यूएन के मैंडेट के अंदर, ठीक है। यूएन के मैंडेट के अंदर ये जरूर याद रखना, ये भी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट चलें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है हमारा ई वेस्ट पार्क। हर एक चीज़ वो इम्पोर्टेंट है जो अभी इस पर्टिकुलर जून मंथ में हुई है और वो पहली बार हुई है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट ई रिसाइकल वेस्ट
ई वेस्ट रिसाइकल पार्क जो है वो बिल्ट हो रहा है कहाँ पे, दिल्ली सिरसा पे, दिल्ली के सिरसा एरिया पे, ठीक है। अब इससे ग्रीन जॉब वगैरह आई वो चीज़ अलग है, लेकिन ये जरूर याद रखना ई वेस्ट रिसाइकल पार्क फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकल पार्क है जो जनरेट हो रहा है हमारे दिल्ली सिरसा पे, ठीक है। अनाउंस महेंद्र सिंह सिरसा ने करा है, दिल्ली में हो रहा है, सिरसा इन्होंने जो है वो करा है, सॉरी, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली के सिंह सिरसा, मनिंदर सिंह सिरसा ये करा है, कहाँ पे हो रहा है, होलाम्बी कलान नई नॉर्थ दिल्ली में। लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन है होलाम्बी कलान नॉर्थ दिल्ली, मतलब दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया का पहला जो है ई वेस्ट रिसाइकल पार्क बन रहा है, ये यहाँ पे न्यूज़ है। कौन सा कॉन्सेप्ट कैसा डेवलप रहेगा, DPFOT जो कॉन्सेप्ट है, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसे डेवलप किया जा रहा है, PPP मॉडल में ही आता है। यहाँ पे जो है ये जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसको यूज़ किया जाएगा, कौन सा, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ठीक है। बस ये याद रखना पहला कहाँ पे। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल से एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, इंडिया जो है वो ई वेस्ट जनरेशन के मामले में थर्ड लार्जेस्ट है। ई वेस्ट जनरेशन के मामले में हमारा जो भारत है वो थर्ड लार्जेस्ट है, और इस रूल के अंदर जो की आप मान लीजिए कॉन्सेप्ट है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर, वो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई जो प्रोड्यूसर है, जैसे कि LG वाला टीवी बना रहा है, तो जब वो ई वेस्ट हो जाएगा तो LG वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है रिसाइकल करेगा दोबारा, ठीक है, कलेक्ट करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा, ठीक है। तो ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कौन करता है, कितना करता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन रूल के अंदर दे रखा है तो आपको पढ़ना भी जरूरी है, बस एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी वेग है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट इकोसिस्टम पार्क कहाँ पे बन रहा है, नई दिल्ली, ठीक है, बस इतना, होलाम्बी कलान में, नॉर्थ दिल्ली में। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा एक्सियोम 4 मिशन, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था ये वाला हमारा एक्सियोम 4 मिशन, तो इतना सुर्खियों में था तो ये मत बोल देना कि ये जो है हमारे इसरो का है, ठीक है, ये मत बोल देना, क्योंकि ये जो मिशन है ये इसरो का नहीं है, नासा का है। इसके अंदर जो था हमारे एक ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला जी, जो पहले इंडियन बने हैं, जो भैया ISS में गए भी हैं, और फर्स्ट इंडियन पायलट हैं इस मिशन के, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इनको वाहवाही भी मिली है, और आने वाली जो 2 मैगजीन रह गई है इसके अंदर भी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हमारा एक्सियोम 4 मिशन है ये लॉन्च करा था नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। इंडिया के लिए भी भाई बहुत ज़्यादा जो है गर्व की बात है, क्योंकि इंडिया की एंट्री हो गई थी ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तभी तो ये शुभांशु जी गए हैं, फिर हमारा जो गगनयान है उसी में इसको हेल्प करेंगे, ठीक है। कौन सा जो है रॉकेट लॉन्चर यूज़ किया था, स्पेस ड्रैगन का क्रू कैप्सूल यूज़ करा था, फाल्कन 9 जो है वो रॉकेट यूज़ करा था। तो यहाँ PSLV वगैरह लिखा हो तो उसको टिक मत कर देना, क्योंकि ये सारा नासा का है, ठीक है। स्पेस ये जो है हमारा एक्सियोम 4 ये नासा का मिशन है, ठीक है। ये इनके जो नासा में हुआ क्या था, ये एक्सियोम 4 के अंदर बेसिकली कुछ जो ये एस्ट्रोनॉट्स थे ये सारे हमारे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है वहाँ पे गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे 14 दिन का उनका स्टे वगैरह था, तो कुछ अपने काम वाम से ही गए थे, साइंटिफिक रिसर्च करना हो गया, अदर आउटरीच प्रोग्राम हो गए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई, उसके काम से गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए, शुभांशु शुक्ला जी के लिए जो है उन्होंने एक्सियोम 4 मिशन बनाया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्रू मेंबर कौन कौन थे, कमांडर कौन थे इस एक्सियोम 4 मिशन के, पैगी वाइटसन जो USA के हैं वो थे, और पायलट यहाँ पे जो थे वो हमारे शुभांशु शुक्ला जी थे इंडिया से, ठीक है। बाकी और भी लोग थे, उनको छोड़ो, पोलैंड और हंगरी के। तो ये समझ आ गया होगा एक्सियोम 4 मिशन क्या था, किसने निकाला था, क्यों था, सब चीजें, ठीक है। कमांडर कौन, शुभांशु शुक्ला जी थे, नहीं वो पायलट थे, वो पिगी करके था ना, पिगी विटसन, ये था कौन, हमारा कमांडर, ठीक है। कौन सा जो है कैप्सूल यूज करा था, कौन सा रॉकेट यूज करा था, सब चीज पता होनी चाहिए, फाल्कन 9 और SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल, ठीक है, स्पेस नासा का था। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच ओपन 2025। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम में एक ही होता है फ्रेंच ओपन 2025, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ऐसी चीज भी पूछी गई थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड।
तो इसको जो है फ्रेंच ओपन 2025 को किसने जीता है? कार्ल्स अल्काराज, स्पेन के इन्होंने जीता है इसको। किसको हरा के? वर्ल्ड नंबर 1 सिनर इटली के को हरा के, ठीक है, मेन टेनिस में, ठीक है। बस यही जो है इंपॉर्टेंट न्यूज थी और कुछ नहीं था। रोलान गारोस जगह का नाम है, वहां पे कह रहा था। और ये जो है लॉन्गेस्ट एवर फ्रेंच ओपन थी, ये जो थी ये लॉन्गेस्ट एवर फ्रेंच ओपन थी, 5 घंटे 29 मिनट चली थी। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। अब इसके अंदर एक चीज याद रखना, ये जो ग्रैंड स्लैम होता है, क्या चीज? ये जो ग्रैंड स्लैम होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये सबको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन चल भी रहा है ये, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे किया जाता है, जहां पे खेलते हैं ना उसे कोर्ट कहते हैं। तो ये हार्ड कोर्ट पे होता है। कहाँ पे होता है ये? मेलबोर्न में। कहाँ पे होता है ये होता है मेलबोर्न में, ठीक है। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर इसके बाद जो होता है ये होता है हमारा ये आप मान लीजिए जनवरी के टाइम पे मेलबोर्न में होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा फ्रेंच ओपन। दूसरा होता है हमारा कौन सा? फ्रेंच ओपन। कहाँ पे होता है? ये होता है पेरिस में। ये होता है क्ले कोर्ट पे, क्ले कोर्ट पे होता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में दे भी सकता है। ये क्ले कोर्ट पे होता है पेरिस के अंदर। जो अभी हुआ है उसको किसने जीता है? कार्ल्स अल्काराज ने जीता है, स्पेन के। इसके बाद होता है हमारा विंबलडन। ये होता है ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। ये होता है ग्रास कोर्ट पे। कहाँ पे होता है? लंदन में, लंदन में होता है, ठीक है। उसके बाद होता है यूएस ओपन, ठीक है। ये 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम। यूएस ओपन भी होता है हार्ड कोर्ट पे और होता कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ठीक है। बस इतना सा है, ये थोड़ा सा याद रखना ग्रैंड स्लैम। और ये जो फ्रेंच ओपन है अभी वाला, इसको हम देख रहे थे, क्ले कोर्ट पे होता है। और कहाँ पे जीता है? पेरिस में होता है, फ्रेंच में। किसने जीता है? कार्ल्स अल्काराज ने। बस इतना है, इससे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025। कौन निकालता है इसे? यूएनएफपीए निकालता है। यूएनएफपीए निकालता है किसको? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 को, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में जो मेन इशू चीज है वो क्या? रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, मतलब कि बच्चे जो है जन्म कम ले रहे हैं, वो है हमारे यहाँ पे रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। हमारे यहाँ पे मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है, हमारे यहाँ की स्पेशली बात नहीं हो रही। और हमारे यहाँ पे भी शायद हमने वो एसआरएस में देखा था कि जो है हमारे यहाँ पे फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट जो उससे तो कम ही है हम, ठीक है। इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उससे कम ही है हम। स्टेट लेवल पे जो है बिहार वगैरह आगे था। अब जो यूएन है उसने अपनी रिलीज करी है स्टेट, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज करा ये थोड़ा सा याद रखना। क्या रिपोर्ट के अंदर, वो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है अब वो टॉप मोस्ट है, कितनी है? 146.39 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 146.39 करोड़। मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। चाइना अब सेकंड नंबर पे आ गया 141 के साथ। इंडिया की थोड़ा सा याद रखना। हमारे यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है। रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। ये क्या चीज़ है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसके बाद यूएन ने हाईलाइट करा फर्टिलिटी क्राइसिस के बारे में, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी, ठीक है। अब ये चीज़ चलो हो गया कि वही टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है तो उसी को फर्टिलिटी क्राइसिस बोल रहे हैं कि जन्म जो दर है वो घट रही है, बच्चे जो है कम जन्म ले रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में ये थोड़ा सा देखोगे तो देख लो, अदरवाइज ये अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए की रिपोर्ट, ये जो अभी देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो है 68%, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में, अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कौन निकालता है, इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, इंडिया की फर्टिलिटी रेट क्या है, बस इतना। और मेन इशू क्या था इसमें, हाईलाइट क्या थी? हाईलाइट थी रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ इनके जो डायरेक्टर ने एक्सप्लोजिव वगैरह जो थे उसको ढूंढा है, ये थोड़ा सा था। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं।
एनएसजी के डायरेक्टर कौन है? बिरघू श्रीनिवासन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमने मोरलेस बहुत सारी एजेंसी के जो है डायरेक्टर वगैरह को देख लिया है। एनएसजी के डायरेक्टर कौन है? हमारे बिरघू श्रीनिवासन। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। एनएसजी की जरूरत क्या पड़ी? ब्लैक कैट का नाम सुना है? ब्लैक कैट वाले कौन होते हैं लोग? ये होते हैं हमारे एनएसजी वाले। इसकी जरूरत पड़ी 1984 में ब्लू ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, जहाँ पे जो है हरमंदर साहिब जी के अंदर जाके मिलिट्री ने जो है कुछ भिंडर वाला कुछ केस था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है तो इस पे कुछ कमेंट करना भी जो है उचित नहीं रहेगा। तो वहाँ से कुछ इशू हुआ था, तो उसी से जो है कुछ इशू जनरेट हुआ था। उसी के केस के अंदर, उसी इशू के अंदर जो है उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी जो है हत्या कर दी गई उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा, सिख बॉडीगार्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इशू था। तो इसी के रिस्पॉन्स के अंदर गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला, एनएसजी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986, जो कि बेस्ड था, जैसे यूके में सास है, जर्मनी में जीएसजी 9 है, उसके बेस पे, और हमारे यहाँ पे आ गया एनएसजी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ये किसके अंडर आता है? ये आता है हमारे अमित शाह जी की जो मिनिस्ट्री है, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसके अंदर आता है। इनका मोटो क्या है? इनका मोटो है बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना हर जगह, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, S3, सर्वथा सर्वोत्तम सुरक्षा इनका जो है बेस्ट मोटिव है। डीजी हमने देख ही लिया, डीजी हमारे वो है श्रीनिवासन जी, बिरघू श्रीनिवासन जी, ये देख ही रहे हैं डीजी। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं जो हमारा एनएसजी होता है। एक होते हैं हमारे स्पेशल एक्शन ग्रुप, ये आर्मी वाले लोग होते हैं सारे, जो टेररिस्ट वगैरह आते हैं ना, जो देखा था ना उन्नी कृष्णन, मेजर उन्नी कृष्णन वाला जो था, वो एसएजी वाले थे, स्पेशल एक्शन ग्रुप वाले, आर्मी वाले। उसके बाद जो सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं, वो होते हैं हमारे सीएपीएफ वाले, या ये जो लोकल पुलिस वाले होते हैं, इनको भी भेज देते हैं एनएसजी में थोड़ा सा रगड़ा के लिए। तो स्पेशल रेंजर ग्रुप्स वाले, ठीक है, तो रेंजर ग्रुप्स हमारे सीएपीएफ वाले रहते हैं और स्पेशल एक्शन ग्रुप वाले हमारे आर्मी वाले रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक जो है बॉम्ब डेटा सेंटर भी रहता है, एनबीडीसी। ठीक है, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन वगैरह रहती है। तो एनएसजी के बारे में टोटल जान लिया होगा। ऐसे ही करके जो है हम एजेंसी के बारे में, वर्ल्ड एजेंसी के बारे में, जो भी करंट में आ रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जान के टोटल अपने आप को जो है जीएस के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब 100% की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा एनएसजी। बिरघू श्रीनिवासन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एडीसी। एडीसी क्या है? अब देखो, अंगरक्षक, सिंपल हिंदी में समझो, एडीसी क्या है? अंगरक्षक। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके जो अंगरक्षक हैं उन्हें हम एडीसी बोलते हैं। और पहली बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके अंगरक्षक में एक जो है वुमेन को अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। क्या नाम है? यशस्वी सोलंकी, लेफ्टिनेंट कमांडर। ये जो दिख रही है आपको, यही, इसे बेसिकली एडीसी को कहते हैं, एडीडी कैंप। ठीक है, अंगरक्षक वही। अपॉइंटमेंट कब हुई इनकी? मई 9 को हुई है। और हिस्टोरिक माइलस्टोन है, अभी जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है आर्म फोर्सेस में। अभी लास्ट में देखा भी था, 17 जो कैडेट्स हैं उसके अंदर एनडीए के अंदर जो है गए थे, तो वो सारी चीज़ और ये सब चीज़ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, 5 अंगरक्षक होते हैं, 3 इंडियन आर्मी से, एक नेवी से, एक एयरफोर्स से, और ये यशस्वी सोलंकी जो है फर्स्ट फीमेल एवर है। ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि फर्स्ट वाले फर्स्ट ही रहते हैं हमेशा, फर्स्ट जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा अमृत जनरेशन कैंपेन। अब देखो, नाम तो इतना प्यारा रख रखा है, काम ऐसे हैं इसके कैंपेन के अंदर, बस पूछो मत। ठीक है, पहले तो समझो ये कैंपेन क्या चीज़ है। पहले तो देखो किसने करा है। देखो, ये कैंपेन जो है अमृत जनरेशन कैंपेन जो है, फेसबुक वाले, मतलब वो जो जुकरबर्ग, मेटा वाला, प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन दोनों ने मिलके जो है ये फेसबुक, ठीक है, इन दोनों ने मिलके ये जो कैंपेन है ये चलाया है। कैंपेन चलाने का मोटिव क्या है कि बच्चों तुम पढ़ना लिखना छोड़ो और मेट्रो में जाके जो है रीले बनाओ। ठीक है, एक्चुअल में जो है इस कैंपेन का मोटिव यही है कि जो यूथ है 16 से 18 वाला,
उनको जस्ट मोटिवेट करना है। बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिख रखा है, इसलिए अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे, कि उनको मोटिवेट करना है कि अपने जो एक्सप्रेशन है, एस्पायरेशन है, जो ड्रीम है, उसको जो है वो रिप्रेजेंट करो थ्रू किसके, रील के। तो वही सिंपल चीज़ जो मैंने एकदम सरल भाषा में बोल दी, और हमेशा मैं उस सरल भाषा को ही प्रेफर करता हूँ कि जो ये जो अमृत कैंपेन है, अमृत जनरेशन कैंपेन है, इसका मोटिव यही है कि मेट्रो में जाओ और रीले बनाओ। ठीक है, किसने, फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये क्या इनिशिएटिव है। इससे ज़्यादा इसमें जानने की कुछ चीज़ नहीं है, बर्बाद करो हमारे लोगों को। ठीक है, एज ग्रुप याद रख लेना, 16 से 18 साल, जिनको खुद नहीं पता कि करना क्या है, उनको पहले धकेल दो, जाओ जाओ रील बनाओ। ठीक है, पढ़ो मत। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा पासेक्स। ठीक है, पासेक्स बेसिकली हमारी इंडियन और यूके की नवल पासेज एक्सरसाइज है, इसीलिए इसको बोला है पासेक्स। ठीक है, वो नाव पास होते हैं तो वहाँ पे एक्सरसाइज करवा दी। कब कंडक्ट हुई थी ये हुई थी जून 9 से 10 नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर। कब हुई थी कंडक्ट ये, 9 से 10 जून। बे ऑफ बंगाल में नहीं हुई है, सो रहे हो, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर कंडक्ट हुई है। ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी देखो, अब किसी के साथ मिलके अगर हम जो नवल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो इंटर ऑपरेबिलिटी तो जो है बनेगी। ठीक है, तो बस यही है। इसके अंदर मेन नेवी का यूज हुआ है हमारा तबर, हमारा युद्ध पोत जो है INS तबर यूज हुआ है। इनका HMS करके कुछ यूज है, बस इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे याद मत रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ याद रखने में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो ब्रॉडली याद करना, कैलकुलेटेड जो है गैस लेना। ठीक है, INS तबर था हमारा, INS तबर, जो यहाँ पे जरूर लिखा है उसको तो याद कर लेना एकदम। सबमरीन थी एक, और एक हमारे यहाँ P81 था, जिन्होंने इसके यूके वाले को ज्वाइन करा था। ठीक है, INS तबर और हमारा P81। ठीक है, ये हो गया हमारा। कौन सी एक्सरसाइज है ये, पासेक्स, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। कहाँ पे की थी, बे ऑफ बंगाल नहीं, अरेबियन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलें, खान क्वेस्ट। मंगोलिया का हमने देख लिया था, एक क्या देखा था, नोमैडिक, व्हाट नोमैडिक, एलिफेंट। ठीक है, वो तो UN का मैंडेट था। अब ये खान क्वेस्ट जो है हमने फिर दोबारा से एक्सरसाइज करी है, 11 जून का PIB। ठीक है, ये खान क्वेस्ट जो है मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, सेम जगह पे उलान बतौर पे ही की गई है जहाँ पे वो जो वाइट एलिफेंट वाली की गई थी, जून 14 से 28 में। ठीक है, हमारे यहाँ से कुमाऊं रेजिमेंट गया है, बस इससे अलावा कुछ यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। बायलैटरल इनिशिएटिव है, बायलैटरल तो है ही हमारा, ये UN का मैंडेट नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट और मंगोलियन एलिफेंट, वो या कह लीजिए वाइट एलिफेंट एक्सरसाइज जो थी, वो दोनों मंगोलिया के साथ ही थी। ये दोनों ही एक ही जगह पे उलान बतौर पे ही जो है वहीं कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बॉक्स, जिसको मैंने इसको जो है यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाया था, ये वाला ब्लैक बॉक्स और फाइटर रिकॉर्डर। इसको थोड़ा सा देख लो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो क्रैश हो गई थी, सबको पता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, एक आदमी बच गया था किस्मत से। तो वो जो फ्लाइट थी वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे सपने लंदन जा रहे थे कि भाई वहीं जाके बस जाएंगे, अब भगवान के पास है वैसे तो अभी वो लोग। तो अहमदाबाद से लंदन जो फ्लाइट जाती थी, लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के ऊपर जा रही थी, हमारे अहमदाबाद एयरपोर्ट से। फ्लाइट का नाम था बोइंग 787878। ठीक है, बस 2 बार है 7878। ठीक है, बोइंग 7878। ठीक है, ये हो गई क्रैश उड़ने के थोड़ी सी देर बाद मेघानी नगर में, 5 किलोमीटर दूर रेलवे कह रहा हूँ, एयरपोर्ट से। नींद आ रही है, मेडिकल कॉलेज के अंदर। ठीक है, अब बच्चे जो है वहाँ पे उस टाइम पे जो है लंच करके घूम रहे थे, और वहीं पे पता नहीं था कि पूरा एरोप्लेन ही आ जाएगा। तो अहमदाबाद से लंदन की तरफ जो फ्लाइट जा रही थी बोइंग 7878, उसमें ये सारा हादसा हुआ। ठीक है, अब हादसे के बाद जो है कोई बचता तो है नहीं, किस्मत से एक बच गया। तो अब हुआ क्या है, वो कैसे पता चलेगा, थ्रू ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स रिकवरी की गई, एफर्ट मारे गए और ब्लैक बॉक्स मिल गया। अब जो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें मिल जाएगी। अब ब्लैक बॉक्स जो है वैसे ब्लैक होता नहीं है, हमने देख लिया पहले, ऑरेंज कलर का होता है। 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अब ये नाम अपने आप में ही बता रहा है कि सारा जो डेटा है फ्लाइट का,
भाई कितनी स्पीड थी, कितना एल्टीट्यूड था, कहाँ जा रहा था, वर्टिकल एस्लेशन क्या थी, पिच क्या थी, सारी चीज़ का जो डेटा है एफडीआर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसके अंदर वॉइस को रिकॉर्ड करेगा, ये अपने आप में बता रहा है क्या करेगा, जो कॉकपिट के अंदर जो बात कर रहे थे पायलट वगैरह उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा ये हमारा ये वाला सीवीआर। तो दोनों को अगर मर्ज करेंगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा what was the reason behind the crash of that एरोप्लेन बोइंग 7878। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इस न्यूज़ के अंदर। आई होप समझ आ गया होगा। ब्लैक बॉक्स अब बनाना नहीं सिखाऊंगा, बस इतना है कि इसके अंदर होता क्या है, वो सारी चीज़ें, काला कलर नहीं होता इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो निकालता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसने इंडिया को दी है 131 रैंक। इसने इंडिया को कितनी रैंक दी है, 131 रैंक दी है। और ये जो हमारी रैंक है ये लोवेस्ट है साउथ एशिया के अंदर। इसीलिए जो है हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है बोल रहा है तुम्हारी पोजीशन है 131। अरे भाई एशिया के अंदर तो पाकिस्तान भी आता है, एशिया के अंदर तो बांग्लादेश भी आता है साउथ एशिया के अंदर, और साउथ एशिया के अंदर अफगानिस्तान भी आता है। वहाँ की औरतें जो हैं वो इंडिया की औरतों से कैसे जो है ज़्यादा फ्रीडम और या कह लीजिए इंडिपेंडेंस या कह लीजिए इक्वालिटी एक्सरसाइज कर रही है, तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारी 131 रैंकिंग कैसे और हमारी रैंकिंग जो है वो लोएस्ट कैसे? तो हमेशा इंडियन जो गवर्नमेंट है बोलती है कि ये वेस्टर्न बायस है। ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए इसके बारे में। हमको अब सिर्फ ये देखना है कि भाई क्या क्या है, और पीछे का मुद्दा तो जान ही लिया है। 131 हमारी रैंक है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, यूएन वगैरह नहीं निकालता। पहले 129 थी और इसको रिड्यूस करके 131 कर दिया, और रिड्यूस कर दो अगले साल भी, एकदम बोल दो कि अफ्रीका के कोंगो से भी जो है बुरी हालत है हमारे यहाँ पे औरतों की, इतनी भी बुरी नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लोएस्ट रैंक बोला है साउथ एशिया के अंदर। फर्स्ट रैंक पे है यूरोपियन आइसलैंड, और साउथ एशिया के अंदर बेस्ट परफॉर्मर, साउथ एशिया के अंदर बेस्ट परफॉर्मर है बांग्लादेश में, जिसकी प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है वो देश छोड़ के भाग गई। वहाँ पे इंटरनल इनस्टेबिलिटी चल रही है, मिलिट्री रूल चल रहा है, वो सारी चीज़ हो रही है बांग्लादेश में। फिर भी जो है बांग्लादेश के अंदर वुमेन्स की हालत जो है इंडिया से ज़्यादा अच्छी है, फिर भी वहाँ की औरतें यहाँ जाती है। ठीक है, जो भी है समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर कुछ डायमेंशन भी है, पहले तो भाई पैसे, इकोनॉमिक डायमेंशन, फिर उसके बाद पढ़ाई एजुकेशन डायमेंशन, फिर भैया तुम्हारा स्वास्थ्य, और फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं इस डायमेंशन के अंदर, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसके अंदर ये वाली चीज़ें भी पूछी गई थी। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है बांग्लादेश, इसमें साउथ एशिया के अंदर इंडिया जो है वर्स्ट है, साउथ सबसे लोएस्ट है तो वर्स्ट ही हो गया ना पाकिस्तान से भी। ये हो गया हमारा क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है G7 समिट। अभी देखो G7 समिट का नाम आया तो एक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए कि भाई G7 समिट में इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। इंडिया जो है इज नॉट द पार्ट ऑफ G7, इज नॉट द पार्ट ऑफ G7, लेकिन G7 समिट का पार्ट था। ठीक है, क्योंकि भाई इनवाइट करा है हमें। इस ये G7 समिट कहाँ हुई थी, ये है हमारा 18 जून को कनानाक्सी एल्बर्टा में। अब पता नहीं है मेरे को कहाँ पे है, लेकिन कनानाक्सी एल्बर्टा में हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखना, यही पूछेगा PIB से डायरेक्ट ही पूछता है। कनानाक्सी एल्बर्टा में जो है ये G7 समिट जो है ऑर्गेनाइज की गई। हमारे यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, वहाँ पे जाके अच्छे से बातचीत करी है। अब G7 का थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा जान लो, क्योंकि PIB में तो बस यही दे रखा है, इतिहास हमें पता होना चाहिए G7 का। देखो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2, सारी घटनाएं वहीं से चालू हो रही है, वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है अब भाई दोबारा लड़ाई ना हो, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, तो बोला कि इकोनॉमिकली कुछ ऐसा सिस्टम लेके आओ कि सारे लोग जो है, अब जिसके साथ व्यापार होगा उससे हम लड़ाई नहीं करेंगे, जिसको उधारी दे रखी होगी उससे लड़ाएंगे नहीं, तो उधार वापस आएगा नहीं। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स जो है सिस्टम आया इसके बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड सिस्टम आया, ब्रेटन वुड सिस्टम आया ताकि जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आई जा सके, फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी लाई जा सके वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ब्रेटन वुड्स आया, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारे उसी टाइम पे आए हुए थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसके बाद 1971 में, क्योंकि आपको पता होगा करेंसी की एक हिस्ट्री पढ़ेंगे
तो आप 10 के नोट को 10 का नोट क्यों मानते हो? क्योंकि गवर्नमेंट बैक कर रही है, ठीक है। 100 के नोट को 100 का क्यों नोट क्यों, गवर्नमेंट बैक करती है। लेकिन किसी टाइम पे इन सब चीज़ों को, ये जो करेंसी है इसको गोल्ड बैक करती थी, मतलब उतना गोल्ड होना चाहिए था गवर्नमेंट के पास, तब जाके जो है उतनी करेंसी वो जो है इशू कर सकती थी। तो 1971 में, अब ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे चलता था, यूएस ने ये जो डॉलर और गोल्ड बैक जो कन्वर्टेबिलिटी वाला था इसको एंड कर दिया। गोल्ड वाला जो सिस्टम था इसको एंड कर दिया कि 10 का नोट है, ऐसे मान के चलो कि लेट से अगर आप पे 10 का नोट है तो वो 10 का नोट तब वैलिड होगा जब 10 के नोट के बराबर जो सोना है वो गवर्नमेंट के पास खजाने में जमा होगा। तो ऐसे सोच के देखो कि गवर्नमेंट जब जब नोट बनाएगी उसे सोना और खरीदना पड़ेगा, सोना तो लिमिटेड है। तो 1971 में यूएस ने यही ड्रामा चलते हुए उसने ये जो गोल्ड वाला सिस्टम था इसको एंड कर दिया, ठीक है। जैसे ये एंड करा तो ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कर रहा था ये कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आने लग गई, ठीक है। 1973 के अंदर ऑयल क्राइसिस आ गए कि वो जो ओपेक था उसने क्या कर दिया कि ऑयल एम्बार्गो लगा दिया कि भैया तेल वेल नहीं देंगे हम। तो ये सारी चीज करते हुए जो है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखने को मिली। अब जो टॉप लोग थे G6 मान लो, कनाडा नहीं है इसमें, कनाडा नहीं था इनिशियली, कनाडा नहीं था। तो ये सारे लोग इकट्ठे हुए जिसके अंदर कौन होगा, सारे मोस्ट पावरफुल लोग होंगे। यूएस होगा, यूके होगा, फ्रांस होगा, इटली होगा, जापान होगा, और एक और था, कौन था वो, इसमें वो नहीं है, ठीक है। इसमें वो नहीं है, वो मतलब कौन, इसमें चाइना नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, इंडिया नहीं, चाइना नहीं है। यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, ठीक है, जापान, यूके, इटली और कनाडा बाद में आया था। तो यहाँ पे जर्मनी हो गया, ठीक है। ये सारे लोग इकट्ठे हुए कि यार हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमें पावरफुल लोग, हम पे हैं पैसे, ठीक है। तो इन सारों ने मिलकर G6 बनाया। उसके बाद जो है ये 1975 की बात है। उसके बाद अगले साल जो है 1976 में कनाडा भी आ गया और तब से ये G7 माना जाता है, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है ये वाली, जो जब 6 थे तो कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में हुई थी। चालेटू डे ऐसे करके कुछ है जगह, वहां पे हुई थी। उनके तो नाम भी बोले नहीं जाते। तो ये कुछ हिस्ट्री है G7 की। समझ आ गया होगा कैसे कैसे G7 आया था। इसी की मीटिंग हुई है अभी, कहाँ पे हुई है, अल्बर्टा में, कंसाकंसिस ऐसे करके, हमारे जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं। लेकिन G7 का इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, यही सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। पहली समिट कहाँ हुई थी, 1975 में, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट भी बोलते हैं, ठीक है। वो थी फ्रांस के अंदर हुई थी, प्रेसिडेंट ने कराई थी। वही सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं, बस थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिख रखी है। कनाडा ने 76 में ज्वाइन कर लिया था, पॉपुलेशन है, वो सारी चीजें हैं। रशिया ने भी ज्वाइन करा था, लेकिन रशिया तो पता ही है बेचारे को बॉयकॉट कर रखा है। कभी ये जो है क्रीमिया और कभी हो गया यूक्रेन, उसकी वजह से इसको साइड में ही कर रखा है एकदम हर एक जगह से, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, G7 समिट, थोड़ा सा इसका इतिहास। और करेंट मीटिंग कहाँ पे हो रही है, अलाटा के कांसाकंसिस में, ठीक है। आप वो थोड़ा सा याद रख लेना, कनान स्कीस अल्बर्टा, ऐसे ही याद होगा क्योंकि ऐसे टंग ट्विस्टर टाइप के नेम जो है इजीली याद नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा शक्ति। देखो ये जो मंथ है इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है एक्सरसाइजेज कंडक्ट की गई है। हमने वाइट एलिफेंट वाली देख ली थी, मंगोलिया। उसके बाद जो है एक और देख ली थी जो वो भी मंगोलिया के उलान बतौर में हुई थी, जिसका नाम था खान क्वेस्ट, ठीक है। अब एक और आ गई है शक्ति। जिस मंथ में जो चीज़ हुई है वो वहीं पे मिलेगी आपको, ठीक है, शक्ति। अब देखो ये जो शक्ति है ये इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हर 2 साल में होती है, बाय एनुअल होती है। ये 8वां एडिशन था, ठीक है। एडिशन को भी याद रखना, पता नहीं कौन सी चीज़ पूछेगा वो आपसे। और ये कहाँ पे कंडक्ट की गई, ये कंडक्ट की गई फ्रांस के अंदर ला कावालरी, कैंप लार्स ला कावालरी में कंडक्ट की गई है, ठीक है, 18 जून को। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। शक्ति किस किस की शक्ति है, ये फ्रांस की शक्ति और इंडिया की शक्ति है, ठीक है। यही सारी चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन सिंधु। देखो इंडिया को अभी जो है ये इजराइल में लड़ाई चल रही है, हमें पता ही है। ईरान इजराइल की थोड़ी सी फाइट भी हो गई थी, थोड़ा मिसाइल विसाइल दाग दी थी। अब वहाँ पे हमारे इंडियंस भी है,
उन इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो मिशन चलाया है, उस मिशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली पहले जो लैंड से जो है ईरान में लेके आएंगे, ईरान से यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ से फिर वहां ले आएंगे। लेकिन क्या चीज है ये? इवैक्यूएशन जो है ऑपरेशन है इंडियन गवर्नमेंट का, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु, डिफरेंस रखना, ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। ये क्या चीज़ है? देखो, स्टेट को एजुकेशन वाइज जो है ग्रेडिंग देनी चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, और वही हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग जो स्टेट है वो है पंजाब, और वैसे देखें तो ये है चंडीगढ़। बेस्ट परफॉर्मर स्कूल जो है वो है चंडीगढ़ में, और जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है, लोएस्ट है, वो है मेघालय में। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना। बेस्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़। लोएस्ट कहाँ पे है? मेघालय में। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसका जो स्कूल है वो टॉप उसमें रेंज में आया हो। टॉप रेंज मतलब 761 से 1000 पॉइंट वाली जो रेंज है वो टॉप रेंज है। कोई भी स्कूल नहीं है, कोई भी स्टेट का स्कूल नहीं है जो इस रेंज में आया हो। ठीक है, अब ये कैसे जो है रेंज डिवाइड की जाती है? रेंज डिवाइड की जाती है दक्ष। दक्ष कैटेगरी में कोई भी नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लोएस्ट ग्रेड वाले है वो है आकांक्षी। देखो, जब सबसे टॉप में कौन है? दक्ष। हमारे यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं है दक्ष कैटेगरी के अंदर। ठीक है, टॉप परफॉर्मर है यहाँ पे हमारे, देखो ये हो गया 600, 600 ये हो गया 700, लोएस्ट वाले ये हो गए। ठीक है, उससे ऊपर वाले ये हो गए, स्कोर अप टू 460। ठीक है, लोएस्ट ग्रेड वाले ये हो गए अप टू 460। ठीक है, ठीक है, दक्ष कैटेगरी हो गई। ठीक है, एक हो गई हमारी प्रचेष्टा, प्रचेष्टा कैटेगरी हो गई जो मिडिल वाली हो गई, और एक हो गई हमारी आकांक्षी कैटेगरी। ठीक है, जो लोएस्ट वाली होगी। दक्ष कैटेगरी में कोई नहीं आया। प्रचेष्टा कैटेगरी, दक्ष कैटेगरी में आएंगे अबव 940 पॉइंट वाले। 940 पॉइंट तो किसी के आए नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इसी पॉइंट में नहीं आए हैं। अब इसके बाद जो है प्रचेष्टा कैटेगरी जिसका जो पॉइंट है, प्रचेष्टा कैटेगरी जिसका जो पॉइंट है 551 से 640 कैटेगरी वाले, इसके अंदर आए हैं हमारे पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब में पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसके अंदर जो आकांक्षी कैटेगरी है, मतलब कि 460 तक जो है, ये सबसे लोएस्ट वाले हैं। इसमें हमारा मेघालय हो गया। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है इसको भी याद रखना। चंडीगढ़ कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रचेष्टा कैटेगरी में। मेघालय कौन सी? आकांक्षी कैटेगरी में। दक्ष कैटेगरी में कोई स्टेट नहीं आया है। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है? ये रिपोर्ट निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, समझ आ गया होगा ये वाला। ये कैटेगरी को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा SCO। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन। ठीक है, हम जब इंडिया जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है मल्टीलैटरलिज्म कह लीजिए, मल्टी अलाइनमेंट करता है। एक तरफ जो है USA का साथ है, एक तरफ जो है चाइना के भी साथ है, दोनों के साथ है। बहुत बढ़िया बात है। क्वाड में भी है और SCO में भी है। क्वाड एकदम जो है SCO के अपोजिट है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे हमारा इंडिया दोनों है। तो ये जो SCO की जो मीटिंग है ये होने वाली है, हो गई है कहाँ पे? क्विंडो चाइना में। ठीक है, अब ये जो मीटिंग है इसमें हमारे मोदी जी ने जो है अटेंड भी सब कर लिया है, और इसी को देख के ट्रंप ने बोला है कि इंडिया को जो है खो दिया है हमने चाइना के हाथों, ऐसे करके स्टेटमेंट आई थी कल के न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने जून के अंदर क्विंडो चाइना में जाके थोड़ा सा वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को जो है हाजिर किया है। फर्स्ट एवर विजिट थी चाइना की हमारे राजनाथ सिंह जी की आफ्टर ऑपरेशन सिद्धू। ठीक है, डायलॉग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हुई है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें वैसे ही ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वहाँ पे गए थे। 12:30 बजने वाले हैं, मैं 11 बजे सोने वाला लड़का। ठीक है, अब देखो SCO जो है ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की गवर्नमेंट जो है आपस में वो करती है, कोलैब करती है। ठीक है, 2001 में ये फाउंड हुआ था, और इसके फाउंडिंग कंट्रीज में इंडिया
नहीं था, एससीओ के फाउंडिंग स्टेज में इंडिया नहीं था। इसमें चाइना था, रशिया था और सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्क नहीं है, ठीक है। ये था मोटिव, क्या था कि भाई जो टेररिज्म है उसको थोड़ा सा हटाना है और रीजनल स्टेबिलिटी लेके आनी है, ये मोटिव था। अब टेररिज्म को हटाने के लिए इनका एक रेड प्रोग्राम है, रेड प्रोग्राम है जिसको इंडिया जो है यूज भी करता है। अब उसके बाद हुआ क्या, 2017 की बात है। 2017 के अंदर इसके अंदर इंडिया को लाने की बात हो रही थी, तो इंडिया को लाते लाते पाकिस्तान को भी इसमें लेके आ गए, तो इंडिया पाकिस्तान 2017 में इसका मेंबर बन गया। फिर हमारा जो ईरान था वो 2023 में मेंबर बन गया, फिर बेलारूस जो था वो 2024 में मेंबर बन गया। तो अभी टोटल मिला के इसके अंदर 10 लोग हैं, ठीक है। फिर 3 ऑब्जर्वर, 6 डायलॉग पार्टनर, ये सारे रहते हैं। इसका जो हेड है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो कौन है, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर है। इसका जो काउंटर टेररिज्म वाला है उसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, ताशकंद में है। रेड्स हमने देखा था जिसको इंडिया यूज करता है पाकिस्तान को वो करने के लिए, समझ जाओ, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सबको जो है टैकल करने के लिए एससीओ भी काम करता है। और इसको रीजनल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ हमने देख ली थी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, मिशन भी रहते हैं, पीसफुल मिशन एससीओ का मिशन है, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है एससीओ के अंदर, कहीं एकदम खो ही जाओ। बस मीटिंग हुई है, 1-2 बार दोबारा आएगा। ये 2 मैगजीन और रह रही है ना हमारी, ये तो जून है, जून के बाद जुलाई भी है और जुलाई के बाद अगस्त भी है। तो इसमें भी एससीओ की मीटिंग में हमारे मोदी जी गए हैं, शायद वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। मुझे याद नहीं है मैंने लेके आया हूँ या नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने एससीओ ऑलमोस्ट सारी डिस्कस कर लिया। इससे ज़्यादा एससीओ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है जानने वाली नहीं है आपके लिए, ठीक है। कब फाउंड हुआ था, 2001 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलें, योगा, योगा से ही होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून को। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून को। इस बार जो थीम थी वो था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये इस योगा दिवस की, 21 जून को जो योगा दिवस हुआ है उसकी क्या थी, मेन थीम थी। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल योगा डे, विशाखापट्टनम में। और ये 11वां है, कौन सा है ये, 11वां है। और इससे ज़्यादा मत ही जानो तो सही है, ठीक है। पोर्टल भी है, कॉमन योगा पोर्टल, बाकी सारी चीज़ वही है, काउंटडाउन वगैरह सब चीज़, ठीक है। अब योगा के बारे में थोड़ा सा फिलॉसफी देख लेते हैं। पतंजलि फाउंडर थे योगा के। इसके अंदर मानसिक कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल भी करना है और स्पिरिचुअल कंट्रोल भी करना है, मतलब माइंड, बॉडी और सोल तीनों का कोलैबोरेशन है एक तरह से, ठीक है। योगा सूत्र पतंजलि के द्वारा ये लिखी गई है। और अगर फिलॉसफी की बात करें, इंडियन फिलॉसफी की, तो ये आस्टिक फिलॉसफी के अंदर आता है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर आता है हमारा योगा, ठीक है। 4 इसके पार्ट हैं, समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य। कैवल्य मतलब निर्वाणा, लिबरेशन, ठीक है। ये सारे इसके 4 पार्ट है। अष्टांग योगा, अष्टांग योगा मतलब योगा के 8 पार्ट हैं, 8 लिम्ब है। वो कौन कौन से, रेस्ट्रेन, यमा, एथिकल रूल, सेल्फ कंट्रोल को फॉलो करना होता है, नियमा, पॉजिटिव ड्यूटीज को, आसना, पोस्चर जो हम करते हैं, पद्मासन ये वाला, प्राणायामा, ब्रीथिंग कंट्रोल वाला, कपालभाति टाइप का वो, प्रत्याहारा, विड्रॉल, डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, ये सारे इसके पार्ट है योगा के। धारणा, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि, एब्जॉर्प्शन, ये सारे इसके पार्ट हैं। तो पार्ट जरूर याद होने चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे इंडिया का है 11वां नंबर, 11वां अभी हुआ है। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। थीम थी हमारी वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। ये सारा याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा आईएनएस तमल। क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं आईएनएस तमल को, क्योंकि ये आखिरी ऐसा है जो विदेशों से हमने बनाया है, इसके बाद हम नहीं बनवाने वाले। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट वॉरशिप टू बी बिल्ड आउटसाइड इंडिया, इसलिए इसको हमने पढ़ा आईएनएस तमल को। कमिश्निंग डेट है 1 जुलाई 2025 को, मतलब हो गया है आज की डेट में। तो लोकेशन ये जो है रशिया की लोकेशन है, कलिनिनग्राड, रशिया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसको मत ही देखो, युद्धपोत है लास्ट।
इसके अंदर एक चीज है, क्या वो ये जो हमारा आईएनएस तमल है ये वेस्टर्न फ्लीट को ज्वाइन करेगा, और वेस्टर्न फ्लीट इंडियन नेवी को क्या कहा जाता है, ये है स्वॉर्ड आर्म। वेस्टर्न फ्लीट को स्वॉर्ड आर्म कहा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना बस। यही है इसमें तमल के बारे में, और तो कुछ है नहीं इसमें। आखिरी विदेशियों का रशियन का युद्ध पोत है, ठीक है। बाकी अब हम देसी बनाएंगे अपने पूरे। 27वां है हमारा एसडीजी रैंकिंग, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और बहुत अच्छी बात है, हमारी जो रैंक है वो अब 99 हो गई है, अंडर 100 अब हम आ गए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है। 167 कंट्रीज के अंदर हमारी रैंक क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, 169 आउट ऑफ 167 कंट्री। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम टॉप 100 के अंदर आए हैं। हमारा स्कोर कितना रहा है, 67 रहा है। रैंकिंग देखोगे तो 21 में 20 थी, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर घट गई, फिर और घट गई, मतलब बड़ी घटी है। लास्ट 5 ईयर में कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट दे देता है कि लास्ट 5 ईयर में हमारी जो स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंटली जो है रिड्यूस हुई है, इम्प्रूव हुई है, ठीक है। इम्प्रूव बोलेगा, रिड्यूस तो नहीं बोलेगा। हमारी जो रैंकिंग है वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुई है। कंसिस्टेंटली इम्प्रूव नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी इम्प्रूव नहीं डिप्रूव हुई है। तो 120 रैंकिंग से 121 आई है, क्योंकि 5 ये वाली स्टेटमेंट गलत है। 5 लास्ट ईयर में, 5 लास्ट ईयर में कंसिस्टेंटली इम्प्रूव नहीं है, लास्ट 4 ईयर में हुई है। अब ग्लोबल रैंकिंग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो चाइना की रैंकिंग है, हमारी रैंकिंग है 99, चाइना की 49, यूएसए की 44, भूटान की, क्योंकि हम साउथ एशियन वाले हैं तो इनकी ज़रूर देख लेंगे, पाकिस्तान की 140 है, बांग्लादेश की भी कम है, मालदीव की 53 है, हमसे भी कम है। ये सारे हमसे इम्प्रूव है और ये हमसे डिप्रूव है, ठीक है। 74 भूटान, नेपाल। देखो नेपाल, भूटान और मालदीव इंडिया से अच्छी रैंकिंग है। बांग्लादेश, पाकिस्तान इंडिया से बुरी रैंकिंग है, और इनकी रैंकिंग भी थोड़ा सा याद कर लेना। चाइना की 49 है, मालदीव की 53 है, यूएस की 44 है, ठीक है। आई होप इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी ये रैंकिंग याद होगी, वरना मुश्किल है, ठीक है। एसडीजी के बारे में क्या याद रखना है, बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे 17 कि पॉवर्टी को रिड्यूस करो, हंगर को रिड्यूस करो, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल बनाओ, ग्रीन लाओ, लाइफ बिलो द अर्थ, ऐसे सारे 17 करके हैं। उसको थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, ठीक है। टॉप में हमेशा जो है यूरोपियन कंट्री और ऊपर वाली स्कैंडिनेवियन कंट्री रहती है, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीनों टॉप वाले, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और थोड़ी सी याद रखना, हमारा एक रहता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रहता है, कौन निकालता है इसको, इसको निकालता है हमारा नीति आयोग निकालता है, ठीक है। तो नीति आयोग जो है हमारे यहाँ पे कोलैबोरेटिंग एजेंसी है एसडीजी की, ये भी थोड़ा सा याद रखना। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर वो निकालता है, इस कैटेगरीज को थोड़ा याद रख लेना। एक होता है एस्पिरेंट की कैटेगरी, एक होता है परफॉर्मर की कैटेगरी, एक होता है फ्रंट रनर की कैटेगरी, एक होता है अचीवर की कैटेगरी। तो ये यहाँ पे टॉप है, ये यहाँ पे बॉटम है, ठीक है। उल्टा लिख दिया वैसे मैंने, चलो दोबारा लिख देता हूँ। कोई भी अचीवर नहीं है हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखना। अचीवर मतलब जिसने जो है अचीव कर लिया है टारगेट अपना, ठीक है। ये स्टेट वाइज निकलती है वैसे, ठीक है। दूसरे उससे बिलो आती है फ्रंट रनर, उसके नीचे आता है हमारा परफॉर्मर, ठीक है। उसके नीचे आता है हमारा एसपी रैंक, ठीक है। ये हमारी कुछ कैटेगरीज हैं। इसके अंदर जो है 79 टॉप मोस्ट हमारी वो रैंकिंग रही है फ्रंट रनर में, और इसके अंदर हमारा उत्तराखंड और केरला रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, ये थी हमारी एसटीजी इंडिया की रैंकिंग, नीति आयोग। और ये जो हमारी एसटीजी की ये जो फर्स्ट टाइम रैंकिंग आई है जिसमें इंडिया की 99 आई है, ये हमारी एसटीजी वाली है जो ग्लोबल लेवल वाली है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे 99 नंबर पे है, और इंडिया लेवल पे हमारा नीति आयोग निकालता रहता है, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश से हम आगे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना बस। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी। 50 साल हो चुके हैं इमरजेंसी को, तो 50 साल को पूरा करने पे इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस डे को, इमरजेंसी जिस दिन लगाई गई थी उस डे को हम
संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब लगाई गई थी? जून 25 को 1975 में, जून 25 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी और इसी को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस इतना थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन थोड़ा देख लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करा रखे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एकदम सेंट्रलाइज बन जाता है। वो कौन कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है उसको मेंशन कर रखा है पार्ट 18 पार्ट के आर्टिकल 352 से 360 के बीच के अंदर, ठीक है। क्यों इमरजेंसी लगाई जाती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी है, ठीक है। ये वाला भी याद रखना। अब इमरजेंसी कितने टाइप की होती है? कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा। 3 टाइप की होती है। एक नेशनल इमरजेंसी होती है कि बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया, जैसे पाकिस्तान वगैरह ने आक्रमण कर दिया और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होगी, नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल कि जो स्टेट वगैरह है वो मान नहीं रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल नहीं रहे हैं, जैसे मणिपुर हो गया तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी कि भैया कमाई वमाई हो नहीं रही है, धंधा हो नहीं रहा है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं 3 इमरजेंसी होती है। एक एक करके थोड़ी देख लेंगे, एक एक करके थोड़ी देख लेंगे। नेशनल इमरजेंसी, देखो नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है आर्टिकल 352। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी को डिफाइन कर रखा है कि भाई लड़ाई वगैरह हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म रिबेलियन हो जाए, ठीक है, इन केसेस के अंदर जो है आप जो है नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये जो आर्म रिबेलियन वर्ड है इसको रिप्लेस करके इंटरनल डिस्टर्बेंस कर दिया गया था। आर्म रिबेलियन रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। नहीं उल्टा हुआ। इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो है रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह आर्म रिबेलियन यूज कर लिया गया। हुआ क्या था, जो 50 साल पहले जो हुआ था, यही 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने इसी का यूज करके, इंटरनल डिस्टर्बेंस का यूज करके जो है खुद ही प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लगाते हैं, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी। प्रेसिडेंट को बोला कि जो है आप है ना इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। कैबिनेट वैबिनेट किसी से कुछ पूछा ताछा नहीं, खुद ही बोल दिया। तो 44th अमेंडमेंट जो हुआ उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि भाई जो रिटर्न कैबिनेट जो है वो रिटर्न वो देगा कि इमरजेंसी लगानी है। प्रेसिडेंट जो बोलेंगे, ये जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, उनके बोलने पे इमरजेंसी नहीं लगेगी। जब कैबिनेट रिटर्न में देगा कि इमरजेंसी लगानी है, तब जाके जो है हमारे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। और इमरजेंसी के लिए वॉर होना जरूरी नहीं, वॉर से पहले वाला जो पीरियड होता है उसके अंदर भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। एक बार नेशनल इमरजेंसी लग गई तो 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी है ना, तो पार्लियामेंट ही तो इसको अप्रूव करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लोग तो हम नहीं भेज रखे हैं, तो पार्लियामेंट उसे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अप्रूव करेगा। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर जो 2/3 जो मेंबर है प्रेजेंट है वो वोट करेंगे और हाफ ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो वोट करेगा, ठीक है। तो टोटल चीज होनी चाहिए, तब जाके जो है स्पेशल मेजॉरिटी होगी और फिर ये अप्रूव हो जाएगा 1 मंथ में। 1 मंथ के अंदर अंदर उसको अप्रूव करवाना है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन इसकी 6 मंथ रहेगी और हर 6 महीने में एक्सटेंड कराते रहो इसी तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी। इफेक्ट क्या क्या पड़ता है? देखो नेशनल इमरजेंसी होती है तो स्टेट के अंदर जो हमारी स्टेट असेंबली चल रही है तो उसको डिसॉल्व वगैरह नहीं करते, इनका कार्यकाल वगैरह एक्सटेंड वगैरह कर सकते हैं और करा भी है। आर्टिकल 19 जो है वो तुरंत सस्पेंड हो जाता है, कोई ऑर्डर वगैरह एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए हमारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 चीजें थी याद रखने वाली। ये हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में। इसके बाद हमारा आता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी। अगर कोई स्टेट जो है, आर्टिकल देख लेना थोड़ा सा 355 से 357, अगर हमारा कोई स्टेट जो है मनमानी कर रहा है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ना ही जो सेंटर उसको एडवाइस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई आ चुकी है, वो सिचुएशन आ चुकी है कि इस पे इमरजेंसी लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। एग्जाम्पल मणिपुर ले लो अभी का, मणिपुर, ठीक है। ये हो गया मणिपुर कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर जो है फेल हो जाए फंक्शन करने से तो भी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। इसके लिए कंडीशन क्या है? लगाने के बाद 2 महीने के भीतर भीतर जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है।
सिंपल मेजोरिटी से लेना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी की यहाँ पे नीड नहीं है, हाफ मेजोरिटी से चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये लगेगा तो गवर्नर जो है वो उसके अब हाथ में सारी पावर आ जाएगी, वहाँ की जो इलेक्टेड स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों डिसॉल्व हो जाएगी? क्योंकि काम ही नहीं कर रही थी पहले वो, ये जब काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट रूल लगाया तो मतलब वो काम नहीं कर रही है, तो उसको डिसॉल्व कर देंगे। हमारे जो बिल वगैरह होंगे सारे पार्लियामेंट से पास होंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर सब जो है सेंट्रलाइज हो जाएगा सिस्टम यहाँ पे इस केस के अंदर, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो इमरजेंसी है वो है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारी कंट्री पे आज तक नहीं लगी है, ये थोड़ा सा याद रखना। आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है, जो हमारी कंट्री में आज तक नहीं लगी है। मान लो कभी कल को लग जाती है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ गई है उसकी वजह से लगेगी। 2 महीने के अंदर अंदर इसको भी सिंपल मेजोरिटी से जो है अप्रूव करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। ये कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद जो है ये जो रद्द हो जाएगी, इसको रद्द करना पड़ेगा, कोई फिक्स ड्यूरेशन यहाँ पे दे नहीं रखी, ठीक है। ये है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो है संविधान हत्या दिवस 25 जून को सेलिब्रेट किया गया है, 50th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। लास्ट है शायद ये S-400 सिस्टम, ये है हमारा क्या S-400 सिस्टम। रक्षा मंत्री जी ने अभी हमारे क्विंडो चाइना में तो गए हुए हैं, पता ही है, एसयू डिफेंस वाले मिनिस्टर। अब इन्होंने राजनाथ सिंह जी ने ये जो S-400 हम जो यहाँ रशिया से खरीद रहे हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा वगैरह चल रही होगी शेड्यूल डिलीवरी के बारे में, तो बस इसी के नाम हमने सुदर्शन चक्र रखा है लॉर्ड कृष्णा के उसके ऊपर, जो हाथ में था ना सुदर्शन चक्र, उसी के नाम पे। तो बस ये याद रखना सुदर्शन चक्र क्या चीज़ है। S-400 ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। अक्षतीर वो तो हमारा खुद का है, ये रशिया से खरीद रहे हैं हम, ठीक है। समझ आ गया ना ये क्या चीज़ है S-400। उसके बाद ये लास्ट है आज का GI स्टेटस। देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं वैसे तो। अब आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी दार्जिलिंग की टी, ठीक है। लेट सपोज करो कि कोई जो है अपने घर में जो है गमले में दार्जिलिंग की टी उगा ले, वो बोले ये दार्जिलिंग की टी है, तो ये तो वियोलेशन हो गया, क्योंकि वो जो दार्जिलिंग की टी है वो तो उस पर्टिकुलर प्लेस से अटैच है। सपोज करो कि आप चांदनी चौक जा रहे हो, वहाँ पे वो जो है चप्पल बनाने वाला मुझे बोल रहा है ये कोल्हापुरी चप्पल है, लेकिन कोल्हापुरी चप्पल जो तो कोल्हापुर से अटैच है, ठीक है। तो ये क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स है, जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो है खासियत वाली जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से ट्रेडमार्क हो गया वैसे टाइप का ये जो है प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये है GI स्टेटस। हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा है, कौन सी चप्पल वाली कंपनी है ना, तो ये इसका नाम था पराडा, ठीक है। पराडा जो है कोल्हापुरी चप्पलें बेच रही हैं, मतलब उसकी 2 कॉपी करके जो है पराडा कंपनी कोल्हापुरी चप्पलों की कॉपी करके बेची है। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो हमारे GI इंडिकेटर जो हमारा स्टेटस है उसका जो है वियोलेशन है, तो अब थोड़ा सा GI स्टेटस को हम देख लेते हैं। न्यूज़ समझ आ गई? न्यूज़ में क्या चल रहा था? कोल्हापुरी चप्पल वाला। अब ये दिया जाता है, एक लेबल दिया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये GI प्रोडक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट है, तो उसको जो है उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, कोई और उसको नहीं बना सकता, किसी और जगह के लोग जो है उसको नहीं बना सकते। जैसे कोल्हापुरी चप्पल सिर्फ कोल्हापुर में ही बनेगी, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग टी सिर्फ दार्जिलिंग में ही उगेगी। तो एक तरह से गवर्नमेंट जो है लीगल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, नेचुरल प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को, हैंडीक्राफ्ट को और इंडस्ट्रियल गुड को। ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफी से अटैच हैं वो लोग, ठीक है। ये बस थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहला जो GI टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। सबसे ज़्यादा जो GI टैग है वो उत्तर प्रदेश के पास है, 605। ऐसा नहीं है कि एक बार टैग दे दिया तो पूरे मरणोपरांत तक जो है वो रहेगा वैलिड, 10 साल तक रहता है। 10 साल के बाद फिर रिन्यू करवाना पड़ता है, और रिन्यू करवाने के लिए फिर तमिलनाडु जाना पड़ता है, चेन्नई में। चेन्नई के DPIIT से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है डिपार्टमेंट, वहाँ से होता है, ठीक है। और इसका टैगलाइन क्या है? इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। टैगलाइन क्या है? इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। और ग्लोबली अगर जैसे प्रोटेक्शन हमें पेरिस कन्वेंशन या फिर ट्रिप्स जो WTO का होता है वैसे होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी लीगल राइट है GI इंडिकेटर वाला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स
रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999, हमें बस ये याद रखना है, पराडा कंपनी जीआई टैग 10 साल के लिए, चेन्नई जाना पड़ेगा, डीपीटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है ये, ठीक है। सबसे पहले दार्जिलिंग को दिया गया था, सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर है, बस इतना, ठीक है। और अभी पराडा वाला इशू चल रहा है तो उसको भी जीआई टैग मिल रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 जो आपको प्रोडक्ट दे देंगे और उसमें एक पराडा भी रहेगा, पराडा मतलब ये वाला कोल्हापुरी चप्पल भी रहेगी, और पूछेंगे कि किस किस को जीआई टैग मिल रखा है या फिर किस पर्टिकुलर जीआई टैग का रिलेशन किससे है, ठीक है। वैसे करके इसको प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक लेके भी आ रखी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आई होप ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इसमें इतना ज़्यादा जो था समझने वाला था नहीं, मैक्सिमम चीज़ें जो थी हमें अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो हाईलाइट कर रखे है, जिस पे गोला कर रखा है, बस उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। ज़रूर देख लेना मतलब ज़रूर देख लेना। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही था। अब कल जो है, अब हमारी 2 जो है वो डिस्कशन रह गए हैं, कल वो 2 डिस्कशन पूरे हो जाएंगे।